गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिषेक और आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो रियल नंबर चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें नंबर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा डिस्कशन मैं करूँगा नंबर्स के बारे में। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। सेकंड इज होल नंबर्स। अगर हम इस सेट से पहले जीरो लगा दें, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये नंबर्स होते हैं पूर्ण संख्याएं। थर्ड इज इंटीजर्स। अगर हम ये जो सेट है होल नंबर्स का, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इससे पहले -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर्स लिखते हैं, तो ये सारे नंबर्स होते हैं पूर्णांक, जिन्हें हम इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं ये होती है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई नंबर, जैसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर है, लेकिन वहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और p और q कोई इंटीजर होने चाहिए। इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इरेशनल नंबर्स होते हैं जैसे √2, √3, √5, √7, पाई, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 भी हो सकती है, होती है, मतलब हम लोग यूज करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं हो सकती होती, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर ये 22/7 इसकी वैल्यू होती तो ये रेशनल नंबर होता, लेकिन ये इरेशनल नंबर है क्योंकि 22/7 इसकी वैल्यू नहीं होती है। तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं रियल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का जो ग्रुप होता है उसे ही हम कहते हैं रियल नंबर्स। सो आई होप आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लेमा, व्हाट इज लेमा। तो लेमा अगर मैं डेफिनेशन फॉर्म में बताऊं तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट which used to prove another statement। लेमा एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए यूज में लिया जाता है, उसे कहते हैं लेमा। इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। अभी होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, दो नंबर्स हम इंटीजर्स लेते हैं, 12 एंड 5। दो इंटीजर्स हमने लिए, ठीक है। अब भी हम क्या करेंगे, 5 जो है इसका भाग देंगे 12 में। बहुत सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे 10 आएगी और यहाँ पे 2 आएगी। ये हमारा डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर। तो अगर मैं a इज इक्वल टू 12 लिखूं, b इज इक्वल टू 5 लिखूं, q इज इक्वल टू 2, ये वाला 2 क्वोशंट जो है हमारा, और r इज इक्वल टू 2 जो रिमाइंडर है,
वो लिखूं। तो ये सारी वैल्यूज हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, बिल्कुल लिख सकता हूं। 12 इज इक्वल टू 5 इंटू टू प्लस टू, जो वैल्यूज यहाँ वही हमने रखी है यहाँ पे। तो इस तरह की वैल्यूज हम रख सकते हैं, लेकिन आर की कंडीशन, रिमाइंडर की कंडीशन यहाँ पे होगी, कंडीशन होगी आर विल बी लेस देन बी, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलवेज, ठीक है। आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी, जो रिमाइंडर होगा हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, और इसकी वैल्यू होगी ये तो 0 होगी, ये 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। तो इसे ही हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा अच्छे से। A is equal to BQ plus R, where R is less than 0, sorry, less than B, or greater than or equal to 0. This is called Euclid's division lemma. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। तो सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। तो एल्गोरिथम मैं कह सकता हूं स्टेप्स टू सॉल्व ए स्पेसिफिक और particular problem called algorithm। किसी भी समस्या या कोई क्वेश्चन को सोल्व करने की जो विभिन्न चरण है उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। अब जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो हमारे कहाँ काम आती है वो हम देखते हैं। हम लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, शॉर्ट में मैं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। ये हमारे काम आती है। इट्स अ टेक्निक, it's a technique to compute HCF of two positive integers। ये एक तरीका है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, ये जो है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF कैलकुलेट करने की विधि है, ठीक है। तो ये कैसे काम करती है, HCF सबको पता होगा, इसे मैसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इसको। एग्जाम्पल है हमारा, दो नंबर्स हमने लिए, मान लीजिए मैंने लिए 35 एंड 4, दो नंबर्स हमने लिए, ये हमें पता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था हमारा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज लेस देन बी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम क्या करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे 4 से, और हमें पता है कि ये 8 बार होगा, 32 रिमाइंडर में 3 बचेगा। अब तो हमने जो अभी स्टेप लिखा है इसे हम लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 35, 4 इज डिवाइजर, 4 इंटू 8 क्वेश्चन प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ रिमाइंडर में हमारे पास अभी तक 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे कि ये जो रिमाइंडर है इसका भाग फिर से देंगे जो प्रीवियस डिवाइजर था उसमें, जो प्रीवियस डिवाइजर था उसमें फिर से एक बार उसका भाग देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और रिमाइंडर में फिर से हमारे पास 8 बच जाएगा। अभी देखिए इसमें फिर से एक रिमाइंडर हमारे पास आ गया, तो हम फिर से लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 1 हमारे पास रिमाइंडर है। तो अभी हम इस 1 का क्या करेंगे, इस 1 का भाग फिर से जो प्रीवियस डिवाइजर है 3 इसमें देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3, यहाँ 3, और अब रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है।
अब सबसे बड़ी देखने वाली बात इसमें ये है कि इन स्टेप्स में जिस स्टेप में 0 रिमाइंडर बचा है, यहाँ तो रिमाइंडर 3 था, यहाँ 1 था, यहाँ रिमाइंडर 0 आया है, तो ये प्रोसेस यहाँ जाके खत्म होता है जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता है। अदरवाइज अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आगे तक चलता रहेगा, इसी फॉर्म में चलता रहेगा जिसमें हमने किया है। अब रिमाइंडर जिस स्टेप में आया है उस स्टेप का जो डिवाइजर है वही जो नंबर्स हमने रखे हैं 35 और 4, 35 और 4, इनका HCF होगा। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है उसी स्टेप में का जो डिवाइजर होगा वो ही एग्जिस्टिंग नंबर्स का HCF होगा। तो यहां हम लिखेंगे HCF ऑफ 35 एंड 4 इज 1। सिंपल है बहुत। ये एल्गोरिथम हमने लगाई है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है ये हमें अच्छी तरह पता है, ठीक है। यहाँ 35 है और 4 है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास। 4 से डिवाइड किया 35 को, हमारे पास रिमाइंडर आया 3। हमने एल्गोरिथम लिखी 35 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 प्लस 3, इसी फॉर्म में लिखिए A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। फिर जो रिमाइंडर आया 3 को, 3 जो रिमाइंडर आया है इसका भाग देंगे फिर से जो प्रीवियस डिवाइजर है उसमें 4 में, 1 क्वोशंट हमारे पास आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। इसी तरह ये प्रोसेस आगे भी चलेगा और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा, जो भाजक होगा, वो एग्जिस्टिंग नंबर्स पॉजिटिव जो इंटीजर्स हमने लिए थे उनका HCF होगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। बेसिकली एक भाग विधि है HCF निकालने की, आप ये भी इसको कह सकते हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और इसी तरह से हम उसको सोल्व करेंगे। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इसे हम सोल्व करते हैं। सिंपल से वही एल्गोरिथम लगा रही जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, हमने समझा था। हमारे पास दो नंबर्स हैं 4052, 12576, ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। सोल्व करने की कोशिश करते हैं इन्हें और HCF ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वही हमें करना है, 12576 को डिवाइड करना है 4052 से, लगभग 3 बार ये जाएगा, एंड 52 3 156 एंड 12156 ये होगा, और रिमाइंडर में 0 2 4 एंड 0, 420 रिमाइंडर बचेगा। तो अब ये एल्गोरिथम हम लिखेंगे यहाँ पे 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420, यही तो हमारी एल्गोरिथम है। A is equal to B into Q plus R, where R is less than B and greater than or equal to 0, यही है हमारा एल्गोरिथम। तो 420 हमारे पास रिमाइंडर बचा है, तो रिमाइंडर का क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे 4052 से, 4052 को डिवाइड करेंगे 420 से, तो ये लगभग 9 टाइम्स होगा, ये होगा 3780 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2 7 एंड 2, फिर 0 हो गया। तो फिर ये एल्गोरिथम हम लिखेंगे 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। फिर से हम 420 को डिवाइड करेंगे 272 से, ये होगा 1 272, रिमाइंडर होगा हमारे पास 8 4 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। फिर हम 148 से भाग देंगे
272 में ये भी आएगा 148, रिमाइंडर होगा हमारे पास 4 एंड 2 1 124 रिमाइंडर होगा हमारे पास, सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। यही सब तो हम कर रहे हैं शुरू से। फिर रिमाइंडर हमारे पास 124 आ गया। देखिए अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया हमारे पास, 0 आते ही प्रोसेस रुक जाएगा, इसलिए हम आगे करते जा रहे हैं। रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया, तो आगे सॉल्व करेंगे। तो 124 को डिवाइड करेंगे 148 को डिवाइड करेंगे 124 से, यहाँ आएगा 1 और रिमाइंडर हमारे पास 24 बचेगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24 लिखना पड़ेगा हमें ऐसा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब 24 से डिवाइड करेंगे 124 को, ये 5 टाइम्स होगा 120, रिमाइंडर फिर 4 आ गया, 0 अभी तक रिमाइंडर नहीं आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है अभी तक भी। ये प्रोसेस हमें लिखना होगा 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4 से हम डिवाइड करेंगे 24 को, देखते हैं कितना आगे जाता है ये 624। यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। आप देख सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस है चला, कहाँ से हम लेके आए थे और कहाँ तक ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में जाके 7th स्टेप में जाके इसका रिमाइंडर 0 आया है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब रिमाइंडर यहाँ 0 है तो इसका ही जो डिवाइजर होगा, रिमाइंडर यहाँ 0 है तो इसका जो डिवाइजर होगा, जो बी होगा, ये ही होगा HCF। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 4052 12576 is 1, sorry 4। HCF of 4052 12576 is 4। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे लग नहीं रहा। और 10th के बच्चों से आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही हो कि हमें डिवाइड कैसे करना है। तो डिवाइड करना तो बहुत इजी है, तो इतना बड़ा भी कोई फिगर नहीं है और इतना कोई कैलकुलेटिव भी इसमें नहीं है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है। HCF निकालना है हमें, बेसिकली हमारा मेन मोटो यही है कि हमें 4052 और 12576 का HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 1 था। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा गाइस आपको, एनसीईआरटी की बुक्स अगर आपके पास नहीं है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चंस ले रहा हूँ, लूंगा इसमें, ये सब मैं एनसीईआरटी की बुक से कराऊंगा आपको। तो एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज वेट ना कीजिए कि मार्केट खुलेगा तब हम एनसीईआरटी की बुक लाएंगे। ये लॉकडाउन अभी चल रहा है, पता नहीं कब तक ये मार्केट ओपन होगा। तो आप ऑनलाइन एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर बुक्स अवेलेबल है हर क्लास की, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम्पल 1। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास नेक्स्ट, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे हम चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, एक बार फिर से मैं समझाता हूं कि हमें ये दर्शाना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2q की फॉर्म का होता है, और कोई भी ऑड इंटीजर होता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, वो 2q प्लस 1 की फॉर्म का होता है, जहां पर q कोई इंटीजर है। ठीक है, तो अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करते हैं तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर
वेयर आर इज लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे माना कि हमने कोई इंटीजर माना a, ठीक है, और एक इंटीजर हमने माना b जिसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू हमने 2 ली। ये एक इंटीजर है, ये समय विषय में हमें पता नहीं, ऑर्डर इवन हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a को डिवाइड करेंगे हम 2 से, q हमारे पास क्वोशंट आएगा और r रिमाइंडर आएगा। अब r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर जो r हमारा है वो 0 से तो छोटा होना चाहिए, सॉरी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन b जो डिवाइजर उससे बड़ा, उससे छोटा होना चाहिए। r इज लेस देन b और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ इससे तो छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है वो 0 और 1 ही आ सकती है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आ सकता। तो यहाँ पर दो केस हमारे पास बनते हैं। पहला तो होगा a इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस 0, और जो सेकंड केस बनता है a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें ये दर्शाना है कि a की वैल्यू जो होती है इस केस में 2q के केस में इवन होती है। वो कैसे होगी? वो बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ 2 का तो सबसे बड़ा एक फैक्टर है ही, 2 का फैक्टर यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 का फैक्टर अगर यहाँ पे है तो q की वैल्यू हम कुछ भी लें, अगर मान लो q की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 प्लस 1 0, ये एक इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो 2 की वैल्यू मैं 4 ले लूं तो 2 इंटू 4 प्लस 0, तो ये 8 हो जाएगा, ये एक इवन नंबर है कि नहीं है? तो 2 का अगर फैक्टर है तो a की वैल्यू हमेशा 2q की फॉर्म में होगी, तो वो पॉजिटिव इवन इंटीजर ही होगा अगर a की वैल्यू हम देते हैं तो। ठीक है, तो अगर 2 का फैक्टर यहाँ पे है तो a की वैल्यू होगी 2q की फॉर्म में, और अगर मान लो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2q की फॉर्म में अगर a होगा तो वो पॉजिटिव इवन इंटीजर ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 का एक फैक्टर हमें मिल रहा है, एक कॉमन फैक्टर 2 का यहाँ पे है। अब वहीं हम केस 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मैंने बोला कॉमन फैक्टर नहीं है, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 में अगर हम q की वैल्यू रखते हैं 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 7, और 7 एक और नंबर है। या फिर हम कोई भी वैल्यू ले, 2 इंटू 5 प्लस 1, तो ये होता है 11, ये भी एक और नंबर है। या हम ले 2 इंटू 35 प्लस 1, तो ये होता है 71, ये भी एक और नंबर है। कोई भी नंबर हम ले, अगर यहाँ पे 2 का कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो ओड नंबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू, a जो होगा वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा 2q प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। केवल हमें ये बताना है कि a की फॉर्म 2q होगी तो वो इवन होगा कि नहीं होगा, और a की फॉर्म 2q प्लस 1 होगी तो a की फॉर्म 2q प्लस 1 होगी तो वो ऑड होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल हमने यहाँ दर्शाया है कि ऑड नंबर से यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।